न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। डालते हैं नजर बड़ी हेडलाइंस पर। ट्रंप की सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात बदल सकती है पश्चिम एशियाई की राजनीति, इजराइल की चेतावनी। अदालत से ट्रंप को झटका, जज ने कहा विदेश सेवा कर्मचारियों से उनके सामूहिक बातचीत के आधार नहीं छीन सकते। हमारे पोर्ट का कर लो इस्तेमाल, पूर्वोत्तर पर भारत को आंख दिखाने वाले यूनुस अब गुहार लगाने पर आए। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों पश्चिम एशिया के दौरे पर है। बुधवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप की एक तस्वीर सामने आई, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई और इस तस्वीर के आधार पर दावा किया जा रहा है कि इससे पूरे पश्चिम एशिया की भू राजनीति बदल सकती है। दरअसल इस तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा दिखाई दिए। तो आइए जानते हैं कि इसके क्या मायने हैं और भू राजनीति की दुनिया में ये कितनी बड़ी घटना है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा, जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बतौर राष्ट्राध्यक्ष खड़े दिखाई दे रहे हैं, अब से कुछ साल पहले तक वे अमेरिका के लिए वांछित आतंकवादी थे। अहमद अल-शरा पूर्व में आतंकी घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। उन्हें मोहम्मद अल-जालानी या गुलानी के नाम से भी जाना जाता है। अहमद अल-शरा संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका में वांछित आतंकवादी थे। बीते 2 दशकों में अहमद अल-शरा कई आतंकी संगठनों से जुड़े रहे, जिनमें खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा और ISIS जैसे नाम शामिल है। अहमद अल-शरा पर अल-कायदा और ISIS के लिए फंड जुटाने, हथियारों का इंतजाम करने और लोगों को इनसे जोड़ने का गंभीर आरोप था। अहमद अल-शरा का अल-कायदा और ISIS से जुड़ाव इतना गहरा था कि वे सीधे अल-कायदा प्रमुख रहे। अहमद अली जौहरी और ISIS के प्रमुख अबू बकर अल-बगदादी को रिपोर्ट करते थे। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारी अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से झटका लगा है। एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन के उस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी जिसमें विदेश सेवा कर्मचारियों से उनके सामूहिक बातचीत के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही थी। अमेरिकी जिला न्यायाधीश पॉल फ्राइडमैन ने एक संघीय श्रमिक संघ की प्रारंभिक निषेधाज्ञा की मांग मानी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक उनके खिलाफ चल रहा मुकदमा पूरा नहीं होता तब तक ट्रंप प्रशासन उनके अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकता। ये कार्यकारी आदेश 27 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जिसे अमेरिकी विदेश सेवा संघ ने अदालत में चुनौती दी। ये संघ विदेश सेवा के 18,000 से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संघ ने कार्यकारी आदेश पर ट्रंप प्रशासन को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया। संघ का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश ने विदेश सेवा में दशकों से चल आ रहे स्थिर श्रम प्रबंधन संबंधों को उलट दिया है। ट्रंप का यह आदेश विदेश विभाग और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सभी सदस्यों को उस कानून से बाहर करता है जो इन्हें सामूहिक रूप से संगठित होने और बातचीत करने का अधिकार देता है। सरकारी वकीलों का कहना है कि ट्रंप का मानना है कि जिन एजेंसियों का काम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है वे संघ के साथ किए गए समझौतों की वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रही और इससे जनता के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही। सरकारी वकीलों ने कहा कि राष्ट्रपति के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें जनता ने चुना है। वही वादी के वकीलों ने दावा किया है कि ट्रंप ने श्रमिक संघों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया है, न कि राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्य को हासिल करने के। एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन के उस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी जिसमें विदेश सेवा कर्मचारियों से उनके सामूहिक बातचीत के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही थी। अमेरिकी जिला न्यायाधीश पॉल फ्राइडमैन ने एक संघीय श्रमिक संघ की प्रारंभिक निषेधाज्ञा की मांग मानी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक उनके खिलाफ चल रहा मुकदमा पूरा नहीं होता तब तक ट्रंप प्रशासन उनके अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकता। ये कार्यकारी आदेश 27 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जिसे अमेरिकी विदेश सेवा संघ ने अदालत में चुनौती दी। ये संघ विदेश सेवा के 18,000 से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संघ ने कार्यकारी आदेश पर ट्रंप प्रशासन को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया। संघ का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश ने विदेश सेवा में दशकों से चल आ रहे स्थिर श्रम प्रबंधन संबंधों को उलट दिया है।
ट्रंप का यह आदेश विदेश विभाग और यूए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सभी सदस्यों को उस कानून से बाहर करता है जो इन्हें सामूहिक रूप से संगठित होने और बातचीत करने का अधिकार देता है। सरकारी वकीलों का कहना है कि ट्रंप का मानना है कि जिन एजेंसियों का काम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है वे संघ के साथ किए गए समझौतों की वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रही और इससे जनता के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही। सरकारी वकीलों ने कहा कि राष्ट्रपति के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें जनता ने चुना है। वहीं वादी के वकीलों ने दावा किया है कि ट्रंप ने श्रमिक संघों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया है, न कि राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर को। चीन में जाकर खुद को समंदर का रक्षक बताने वाले यूनुस अब भारत से गुहार लगाने पर आ गए। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। चीन में जाकर पूर्वोत्तर राज्यों पर भारत को आग दिखाने वाले मोहम्मद यूनुस अब गुहार लगाने पर आ गए हैं। चटगांव बंदरगाह को बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का दल बताते हुए यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल से इसका इस्तेमाल करने का आग्रह किया। यूनुस के मुताबिक चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करना तीनों पक्षों के लिए लाभदायक होगा। उनकी सरकार ने इस पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए इसे वैश्विक ऑपरेटरों को सौंप दिया है। बांग्लादेश की संघवाद संस्था के अनुसार मुताबिक मुख्य सलाहकार यूनुस ने चटगांव बंदरगाह के न्यू मूरिंग कंटेनर टर्मिनल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे देश के विकास के लिए एक बड़ा अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक बड़ा अवसर होगा। एक बार अंतरिम सरकार की योजनाएं सही से लागू हो जाए तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। बहुप्रतीक्षित मिशन एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब ये मिशन 8 जून को शाम 6:41 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। यह ऐतिहासिक उड़ान कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के उसी प्रशिक्षण परिसर 39A से होगी जहां से नील आर्मस्ट्रांग ने 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के लिए उड़ान भरी थी। एक्सियोम स्पेस और नासा ने एक्स पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है। अभी तक इस मिशन को लॉन्च करने की तारीख 29 मई तय की गई थी। इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। नासा ने इस मिशन की लॉन्चिंग की तारीख में बदलाव की जानकारी दी है। नासा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि स्पेस स्टेशन उड़ान कार्यक्रम की समीक्षा करने के बाद नासा और उसके सहयोगी कई आगामी मिशनों के लिए लॉन्चिंग की तारीखों में बदलाव कर रहे हैं। इसी क्रम में अब एक्सियोम मिशन 4 को 8 जून रविवार को लॉन्च किया जाएगा। अब ये मिशन 8 जून को शाम 6:41 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। यह ऐतिहासिक उड़ान कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के उसी प्रशिक्षण परिसर 39A से होगी जहां से नील आर्मस्ट्रांग ने 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के लिए उड़ान भरी थी। एक्सियोम स्पेस और नासा ने एक्स पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है। अभी तक इस मिशन को लॉन्च करने की तारीख 29 मई तय की गई थी। इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। नासा ने इस मिशन की लॉन्चिंग की तारीख में बदलाव की जानकारी दी है। नासा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि स्पेस स्टेशन उड़ान कार्यक्रम की समीक्षा करने के बाद नासा और उसके सहयोगी कई आगामी मिशनों के लिए लॉन्चिंग की तारीखों में बदलाव कर रहे हैं। इसी क्रम में अब एक्सियोम मिशन 4 को 8 जून रविवार को लॉन्च किया जाएगा। अब ये मिशन 8 जून को शाम 6:41 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। यह ऐतिहासिक उड़ान कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के उसी प्रशिक्षण परिसर 39A से होगी जहां से नील आर्मस्ट्रांग ने 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के लिए उड़ान भरी थी। एक्सियोम स्पेस और नासा ने एक्स पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है। अभी तक इस मिशन को लॉन्च करने की तारीख 29 मई तय की गई थी। इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। नासा ने इस मिशन की लॉन्चिंग की तारीख में बदलाव की जानकारी दी है। नासा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि स्पेस स्टेशन उड़ान कार्यक्रम की समीक्षा करने के बाद नासा और उसके सहयोगी कई आगामी मिशनों के लिए लॉन्चिंग की तारीखों में बदलाव कर रहे हैं। इसी क्रम में अब एक्सियोम मिशन 4 को 8 जून रविवार को लॉन्च किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। जेल में तरह तरह की अमानवीय यातनाएं झेल रहे इमरान खान के मामले में पाक की एक अदालत ने अहम फैसला सुनाया और पूर्व पीएम को 2 बड़ी राहत दी।
एक दिन पहले इमरान के दोनों बेटों ने पिता की दुर्दशा पर पहली बार चुप्पी तोड़ी थी। लगभग 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज भी अमानवीय यातनाएं झेलने को मजबूर है। अडियाला जेल में उनके साथ किया जा रहा व्यवहार न सिर्फ बर्बर है बल्कि इंसानियत पर भी सवाल खड़े करता है। पहली बार उनके बेटों सुलेमान और कासिम खान ने दुनिया के सामने अपने पिता की दर्द भरी दास्तां बयां करते हुए ये बातें कही थी। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि न उनके पिता को किसी से मिलने दिया जाता है और न ही उन्हें फोन पर बात करने का मौका मिलता है। बेटों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाई थी कि इमरान खान की हालत पर ध्यान दिया जाए। इस बीच इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए जेल प्रशासन को फटकार लगाई। इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने मंगलवार को आदेश दिया कि इमरान खान को उनके दोनों बेटों से विदेश में फोन पर बात करने की इजाजत दी जाए और साथ ही उन्हें अपने निजी डॉक्टर से स्वास्थ्य जांच करवाने की सुविधा भी मिले। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश इंसानी हक और कानून के मुताबिक दिए गए, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। पहलगाम आतंकी हमले में 26 सैलानियों की क्रूरता के साथ की हत्या के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य ताकत के साथ अपराधियों की श्रेष्ठता की धमक देखने को मिली है। सैन्य रूप से शक्तिशाली भारत का प्रत्यक्ष सामना करने का साहस नहीं रखने वाली पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के जरिए निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया था। चीन और तुर्की से अनुदान में मिले हथियारों के बल पर पाकिस्तान को यह गुमान भी था कि भारत शायद उसे सीधा उलझने से बचेगा और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को चीन से मिले रक्षा वायु प्रणालियों को जाम करते हुए 23 मिनट के सफल मिशन में उसके आतंकियों के अड्डों को जमींदोज कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना पाकिस्तान में खुलेआम संचालित हो रहे आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे पर प्रहार किया और कई खतरों को खत्म कर दिया। भारत ने सटीकता के साथ आक्रामक कार्रवाई की और पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस नूर खान और रहीमार खान को निशाना बनाया। इसके लिए विनाशकारी प्रभाव वाले घूमते हुए हथियारों, जिन्हें आत्मघाती ड्रोन या कामकेज ड्रोन कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया। इन हथियारों से दुश्मन के रडार और मिसाइल प्रणाली सहित उन्नत तकनीकी वाले लक्ष्यों को ढूंढकर नष्ट कर दिया। सैन्य रूप से शक्तिशाली भारत का प्रत्यक्ष सामना करने का साहस नहीं रखने वाली पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के जरिए निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया था। चीन और तुर्की से अनुदान में मिले हथियारों के बल पर पाकिस्तान को यह गुमान भी था कि भारत शायद उसे सीधा उलझने से बचेगा और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को चीन से मिले रक्षा वायु प्रणालियों को जाम करते हुए 23 मिनट के सफल मिशन में उसके आतंकियों के अड्डों को जमींदोज कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना पाकिस्तान में खुलेआम संचालित हो रहे आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे पर प्रहार किया और कई खतरों को खत्म कर दिया। भारत ने सटीकता के साथ आक्रामक कार्रवाई की और पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस नूर खान और रहीमार खान को निशाना बनाया। इसके लिए विनाशकारी प्रभाव वाले घूमते हुए हथियारों, जिन्हें आत्मघाती ड्रोन या कामकेज ड्रोन कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया। इन हथियारों से दुश्मन के रडार और मिसाइल प्रणाली सहित उन्नत तकनीकी वाले लक्ष्यों को ढूंढकर नष्ट कर दिया। सैन्य रूप से शक्तिशाली भारत का प्रत्यक्ष सामना करने का साहस नहीं रखने वाली पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के जरिए निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया था। चीन और तुर्की से अनुदान में मिले हथियारों के बल पर पाकिस्तान को यह गुमान भी था कि भारत शायद उसे सीधा उलझने से बचेगा और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को चीन से मिले रक्षा वायु प्रणालियों को जाम करते हुए 23 मिनट के सफल मिशन में उसके आतंकियों के अड्डों को जमींदोज कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना पाकिस्तान में खुलेआम संचालित हो रहे आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे पर प्रहार किया और कई खतरों को खत्म कर दिया। भारत ने सटीकता के साथ आक्रामक कार्रवाई की और पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस नूर खान और रहीमार खान को निशाना बनाया। इसके लिए विनाशकारी प्रभाव वाले घूमते हुए हथियारों, जिन्हें आत्मघाती ड्रोन या कामकेज ड्रोन कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया। इन हथियारों से दुश्मन के रडार और मिसाइल प्रणाली सहित उन्नत तकनीकी वाले लक्ष्यों को ढूंढकर नष्ट कर दिया। आगे बढ़ते अब देखते अगली खबर को। ब्रिटिश लेखक डेविड वेन्स ने भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है।
उन्होंने कहा कि अगर भारत को पश्चिम देश सपोर्ट करते हैं तो भारत चीन के खिलाफ वेस्ट की दीवार की तरह बन सकता है। पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रिटिश राजनीतिक टिप्पणीकार और लेखक डेविड वेंस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चीन की आलोचना की। उन्होंने बीजिंग पर आरोप लगाते हुए कहा, चीन एशिया क्षेत्र में पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करता है, इसलिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत को सही समर्थन दिया जाए तो एशिया क्षेत्र में भारत चीन के खिलाफ पश्चिम के लिए एक मजबूत दीवार की तरह काम कर सकता है। न्यूज एजेंसी एनआई के दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करता है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझनी चाहिए। डेविड वेंस ने कहा कि ये और भी बेहतर होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ जाए कि अगर भारत को बेहतर सपोर्ट दिया गया तो भारत पश्चिम देशों के लिए चीन के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह काम करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ हम भारत को जितना समर्थन करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि चीन का पाकिस्तान का काफी इंटरेस्ट है। जो लोग भारत के हित के बारे में नहीं सोच रहे, मैं मानता हूं वो पश्चिम के बारे में भी नहीं सोच रहे। उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तुर्की की भी आलोचना की। उन्होंने अंकारा को समस्या खड़ा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पक्ष में तुर्की द्वारा दिए जाने वाले एंटी इंडिया बयान की आलोचना की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब अगली खबर को। भारत और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में बैठकर जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ तकनीकी व रणनीतिक सहयोग बढ़ाने, नई तकनीकों से उत्पन्न खतरों से निपटने पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय के अंडर सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर वोरोनकोव और काउंटर टेररिज्म कमेटी कार्यकारी निदेशालय के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल नतालिया गेरमन ने हाल ही में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच चल रहे सहयोग पर गहन चर्चा हुई। यूएनओसीटी और सीटीईडी के अधिकारियों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के नए खतरों से निपटने के लिए तकनीकी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि मुलाकात न्यूयॉर्क में भारतीय तकनीकी टीम के दौरे के दौरान हुई। बैठक में भारत के साथ यूएनओसीटी और सीटीईडी के सहयोग पर जोर दिया गया है, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों और यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को लागू करने में। भारत द्वारा समर्थित यूएनओसीटी की कई तकनीकी क्षमता निर्माण पहलों पर भी बात हुई, जिनमें साइबर सिक्योरिटी, आतंकियों की आवाजाही को रोकना, आतंकवाद के पीड़ितों का समर्थन और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय के अंडर सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर वोरोनकोव और काउंटर टेररिज्म कमेटी कार्यकारी निदेशालय के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल नतालिया गेरमन ने हाल ही में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच चल रहे सहयोग पर गहन चर्चा हुई। यूएनओसीटी और सीटीईडी के अधिकारियों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के नए खतरों से निपटने के लिए तकनीकी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि मुलाकात न्यूयॉर्क में भारतीय तकनीकी टीम के दौरे के दौरान हुई। बैठक में भारत के साथ यूएनओसीटी और सीटीईडी के सहयोग पर जोर दिया गया है, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों और यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को लागू करने में। भारत द्वारा समर्थित यूएनओसीटी की कई तकनीकी क्षमता निर्माण पहलों पर भी बात हुई, जिनमें साइबर सिक्योरिटी, आतंकियों की आवाजाही को रोकना, आतंकवाद के पीड़ितों का समर्थन और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय के अंडर सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर वोरोनकोव और काउंटर टेररिज्म कमेटी कार्यकारी निदेशालय के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल नतालिया गेरमन ने हाल ही में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच चल रहे सहयोग पर गहन चर्चा हुई। यूएनओसीटी और सीटीईडी के अधिकारियों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के नए खतरों से निपटने के लिए तकनीकी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।
बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि मुलाकात न्यूयॉर्क में भारतीय तकनीकी टीम के दौरे के दौरान हुई। बैठक में भारत के साथ यूएनएचसीटी और सीटीईडी के सहयोग पर जोर दिया गया है, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों और यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को लागू करने में। भारत द्वारा समर्थित यूएनओसीटी की कई तकनीकी क्षमता निर्माण पहलों पर भी बात हुई, जिनमें साइबर सिक्योरिटी, आतंकियों की आवाजाही को रोकना, आतंकवाद के पीड़ितों का समर्थन और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। सरकारी अस्पताल के प्रवक्ता वसीम बेग ने बताया कि आत्मघाती हमले में घायलों में से कम 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी भी समूह ने तत्काल इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी पर इसका शक है। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में बुधवार को सेना समर्थक रैली में भाग लेने वालों पर मोटरसाइकिल सवार एक संदिग्ध ने हथगोला फेंका, जिससे कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल है। पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। स्थानीय पुलिस प्रमुख मोहम्मद मलघानी ने बताया कि यह हमला बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में हुआ। उन्होंने बताया कि लगभग 150 लोग कारों और मोटरसाइकिलों से शहर के हॉकी मैदान की ओर जा रहे थे, जहां भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई के पक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उन पर हथगोला फेंका। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। सरकारी अस्पताल के प्रवक्ता वसीम बेग ने बताया कि घायलों में से कम 2 की हालत गंभीर है। किसी भी समूह ने तत्काल इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी पर इसका संदेह है। ये एक अलगाववादी समूह है जो प्रांत में वर्षों से विद्रोह चला रहा है। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया की तमाम खबरें। आप आगे की खबरों के लिए बने रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार।